डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल आज से भय मुक्त और विकास के भरोसे से युक्त हुआ। चुनाव में प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी। भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। ममता ने मतगणना प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल, कहा तृणमूल कांग्रेस इस नतीजे से डरने वाली नहीं, टीएमसी करेगी वापसी। सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 612 करोड़ रुपए की सौगात। वहीं यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी ने दी बड़ी राहत। अब सभी प्रीपोड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। ईरान का बड़ा दावा, हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 5 की मौत, अमेरिकी हमले में 2 नागरिक नौकाएं तबाह। अमेरिका ने ईरान के दावे को उस सिरे से खारिज किया। ट्रंप ने कहा अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे मिटा दिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत, पीएम मोदी का जय घोष। प्रचंड जीत के बाद आयुष्मान योजना लागू करने का ऐलान, राजनीतिक हिंसा बंद करने और विकास पर रहेगा जोर। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत मिलने के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ता मोदी से पूरे बीजेपी मुख्यालय को गूंजयमान किए हुए थे। वहीं पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के सामने घोषणा की कि बंगाल की नई सरकार सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना लागू करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी बंगाल में भयमुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी। पीएम ने कहा यह दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की खुशी में शामिल हूँ। यह लोकतंत्र में विश्वास प्रदर्शित करने का दिन है। एक नया इतिहास रचा गया। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि बंगाल में लाखों जिंदगियां राजनीतिक हिंसा में गई हैं। आज से इसे बंद कर देना चाहिए। आज बीजेपी जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, है नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि आइए इससे ऊपर उठे। किसने किसको वोट दिया इसको भूलकर आगे बढ़े। साथियों, जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शुभेंदु अधिकारी ने दी ममता बनर्जी को मात। 15,114 वोटों से जीत दर्ज। ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। तृणमूल कांग्रेस इस नतीजे से डरने वाली नहीं है, बोली ममता बनर्जी। टीएमसी करेगी वापसी, बोली ममता। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देते हुए लगभग 15,114 वोटों से जीत दर्ज की है। यह नतीजा न सिर्फ चुनावी आंकड़ा है, बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना विजय प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हराना बेहद जरूरी था और यह उनकी राजनीति से विदाई की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें विभिन्न समुदाय का व्यापक समर्थन मिला। अधिकारी के मुताबिक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय ने उनका खुलकर उनके पक्ष में मतदान किया, जबकि सीपीएम के पारंपरिक वोटरों का भी बड़ा हिस्सा उनके साथ आया। ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि दोपहर 3 बजे के बाद उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने से रोका गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उनके एजेंट्स को प्रवेश नहीं दिया गया। ममता के मुताबिक उन्होंने खुद अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी इस नतीजे से डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में जोरदार वापसी करेगी। সমস্ত হিন্দু, জৈন, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ, আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট যেটা দরকার ছিল তাকে সমাবেশ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে লোকসভায় এই আসন না জিতলে ডক্টর সমাবেশ মুখার্জি কাজ করবে না। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर, जहां हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 5 की मौत। अमेरिकी हमले में 2 नागरिक नौकाएं तबाह। ईरान ने किया दावा। अमेरिका ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज किया। यूएई में मिसाइल अटैक। अमेरिकी जहाजों पर हमला किया गया तो उसे मिटा दिया जाएगा, बोले डोनाल्ड ट्रंप। पश्चिम एशिया में 18 दिन के सीजफायर के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है। यूएई में ईरानी ड्रोन अटैक, बहरीन में रेड अलर्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका सेना ने ईरान की ओर सामान ले जा रही 2 नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि ये IRGC की स्पीड बोट्स नहीं बल्कि आम मालवाहक नौकाएं थी, जिनमें सवार 5 नागरिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने इन दावों पर चुप्पी साधते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वाणिज्यिक जहाजों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 2 अमेरिकी फ्लैग वाले जहाजों ने सफलतापूर्वक इस जलमार्ग को पार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि उसने एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। बहरीन ने आज रात नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को बताया कि एक ईरानी ड्रोन ने फुजेरा स्थित तेल सुविधा केंद्र में आग लगा दी। यह केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाला एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन हब है। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सेना ने भी अमीरात तट के पास एक मालवाहक जहाज में आग लगने की जानकारी दी। इन हमलों के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में 6% का भारी उछाल आया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों में हाथ होने से इनकार करते हुए अमेरिका और यूएई को इन
इस दलदल में वापस आने से बचाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सियासी संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और इसे सिर्फ कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज में हुई घटनाओं से यह साफ जाना जाता है कि किसी भी राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की कोशिशों से बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं कुछ दुर्भावना रखने वाले लोग उसे फिर से दलदल में ना घसीट लें। यूएई को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज के जरिए जहाजों को ले जा रहे अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे मिटा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री माधव नगर वार्ड के जंगल बेनी माधव मोहल्ले में 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम, कन्वेंशन सेंटर और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित 2 लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह एकीकृत मंडलीय कार्यालय, कुश्मी अपार्टमेंट और गोरखपुर सोनौली मार्ग पर बनने वाले प्रवेश द्वार के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कल्याण मंडपम शहर का 6वां क्रियाशील कल्याण मंडपम होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री के हाथों 71 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। सोमवार को यह आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि पहले की तरह की बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लंघित थी, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किश्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, सीएम योगी आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जो मीटर पहले प्रीपेड होते थे अब उन्हें पोस्ट पेड कर दिया जाएगा और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने उनकी, और ये कहा गया कि जो बिजली उपभोक्ता है उनको एक बड़ी राहत दी गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कवायद चल रही थी, इसका विरोध चल रहा था और अब सरकार ने निर्णय किया। ये इस पर ये आरोप लगे थे कि इसकी रीडिंग बहुत तेज है, तो इसको लेकर अब जो सरकार ने फैसला किया कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उनको पोस्टपेड की तरह वो काम करेंगे, यानी आपको पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बिजली इस्तेमाल करिए उसके बाद पैसा दीजिए। और उपभोक्ताओं के हित में ये सरकार का निर्णय लिया गया है सरकार ने, और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद, काफी सोच विचार के बाद ये कदम उठाया गया है कि अब जो ये स्मार्ट मीटर है वो पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो चूंकि आज गोरखपुर के दौरे पर है, कुछ दिन पहले जब एक कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, और उसी का आज एक कार्यक्रम गोरखपुर में 11 बजे से थोड़ी देर बाद होने वाला है। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं उनके जो मानदेय बढ़ोतरी उसके ऊपर ये कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ विकास की और परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी माधव नगर वार्ड के जंगल बेनी माधव मोहल्ले में 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित 2 लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड के रांची से, जहां पहाड़ी मंदिर टेंडर घोटाला, पहाड़ी मंदिर समिति ने संभाली कमान, 6.74 करोड़ टेंडर पर भ्रष्टाचार के आरोप। रांची में पहाड़ी मंदिर विकास समिति की नई कमेटी ने विधि विधान के साथ पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष जस्टिस डॉक्टर SN पाठक, उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह
और वीरेंद्र तिवारी, सचिव राकेश सिन्हा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने पूजा अर्चना का आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली। पदभार ग्रहण के दौरान मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई। नई समिति ने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यकाल में करीब 6.74 करोड़ रुपए के टेंडर में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। इसके साथ ही लोहे और प्लास्टिक सामग्री के दुरुपयोग और अवैध बिक्री के भी आरोप लगाए गए। समिति का कहना है कि मंदिर परिसर में बने नए हॉल और अच्छी गुणवत्ता की सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि पदभार ग्रहण से पहले प्रशासन को सूचना देने के बावजूद संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। मंदिर कार्यालय और अन्य कमरों में ताले बंद पाए गए। यहां तक कि कुछ स्थानों पर दोहरी तालेबंदी की स्थिति थी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे। मीडिया से बातचीत में राजेश गाड़ोदिया और सुनील माथुर पर मंदिर परिसर में विवाद और राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और मुख्यमंत्री को इसमें घसीटा गया, जो स्वाभाविक तौर पे डीसी और एसडीओ साहब को जवाब देना होगा कि मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा। ये मंदिर है, ये आस्था का केंद्र है, ये धर्म की जगह है। यहाँ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाना यह बिल्कुल सनातनियों का अपमान है और मंदिर की मर्यादा को भंग करने का है। डीसी और एसडीओ दोनों जवाब देंगे कि क्यों इस मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगा। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, ये जो मामला है पहाड़ी मंदिर टेंडर घोटाले का, वही नई जो कमिटी आई है उसने जो आरोप लगाए कि पूर्व में जो घोटाले हुए हैं, तो पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस समय कोई सवाल नहीं उठाए गए थे क्या इस मामले को लेकर? अजय, पहाड़ी मंदिर है, रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वो झारखंड का एक अभूतपूर्व मंदिर है। ये पुरातन काल से ही इसका ये कई वर्षों से ये झारखंड का ये जो मंदिर है वो है। तो यहाँ कुछ दिनों से लगातार जो है ये झारखंड का पहाड़ी मंदिर है विवादों के घेरे में रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो इसकी जो संपत्ति है, जो मंदिर की संपत्ति है, उस पर भी लगातार जो है इस पर जो है कुछ न कुछ विरोध होता रहा है। कुछ दिन पहले की बात है कि इसको सरकार के द्वारा यहाँ जो है एक टेंडर हुआ था, उसके चूंकि उसका रख रखाव में और वहाँ जो उसकी जो मिट्टी का जो क्षय हरण हो रहा था, उसके चलते यहाँ पर एक 6 करोड़ का लगभग 6 करोड़ का टेंडर हुआ था। उसमें भी घोटाला हुआ था कुछ सीढ़िया में, और कुछ लोग है ना लगातार जो नई कमेटी बनी थी उस पर जो है लगातार कमेटी जो है विरोध कर रही थी। चूंकि इस बार की जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति की जो नई कमेटी बनी है, एक झारखंड हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज है डॉक्टर एसएन पाठक साहब, और उनके एक सचिव हुए हैं राकेश सिन्हा। थोड़ी देर पहले हमारी एपीएन चैनल से राकेश सिन्हा के जो सचिव है उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जो है पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो टेंडर घोटाले में उन्होंने टेंडर घोटाले पर आरोप लगाया। और एक चीज उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो रांची जो पहाड़ी मंदिर की जो संपत्ति है, तो उसको अगर वो संपत्ति को या जो स्क्रैप है उसको अगर बेचता है तो मंदिर की जो कमेटी है उससे उसको अनुमति लेनी होगी, लेकिन वो अनुमति लिया नहीं जाता था और उसको मनमानी तरीके से वो जो है उसको बेचा गया है। तो इस पर एक जांच का विषय है। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ पहाड़ी मंदिर की जैसे ही कल जब आपात बैठक हुई थी, जो पुराने कमेटी के लोग थे उन्होंने हंगामा लगाया, हंगामा किया, और जाकर इनका कहना है कि वो बाहर के लोग आए थे और उनको जमा। ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निचली अदालत के द्वारा सर्वे का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
तो आपको बता दें, संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संभल शाही मस्जिद सर्वे का जो मामला है उस पर याचिका दाखिल की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई की बात करें, क्या अहम जानकारी आई थी? लगता है संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको बता दें कि संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निचली अदालत के द्वारा सर्वे का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुखिया सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 2.20 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर पूरे देश में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह मार्जिन इतना बड़ा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में किसी उम्मीदवार ने इतनी विशाल अंतर से जीत दर्ज नहीं की थी। स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस चुनाव में पवार परिवार की मजबूती और जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी। अजित पवार की जनवरी में विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद बारामती सीट खाली हुई थी। इस सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। सुनेत्रा पवार ने इस गढ़ को न केवल बचाया बल्कि अभूतपूर्व मार्जिन से जीतकर परिवार की राजनीतिक विरासत को और मजबूत कर दिया। अजित पवार कई बार इस सीट से विधायक रह चुके थे और महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया। शुरुआत से ही उपचुनाव को एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन 2,20,000 वोटों का अंतर सभी उम्मीदों से परे है। तो आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 2.20 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर पूरे देश में नया रिकॉर्ड बना दिया है सुनेत्रा पवार ने। यह मार्जिन इतना बड़ा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में किसी उम्मीदवार ने इतनी विशाल अंतर से जीत दर्ज नहीं की थी। स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस उपचुनाव में पवार परिवार की मजबूती और जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी। अजित पवार की जनवरी में विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद बारामती सीट खाली हुई थी। इस सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। सुनेत्रा पवार ने इस गढ़ को न केवल बचाया बल्कि अभूतपूर्व मार्जिन से जीतकर परिवार की राजनीतिक विरासत को और भी मजबूत कर दिया। अजित पवार कई बार इस सीट से विधायक रह चुके थे और महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया। शुरुआत से ही इस उपचुनाव को एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन 2,20,000 वोटों का अंतर सभी उम्मीदों से परे है। तो आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार, अजित पवार कई बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया। शुरुआत से ही उपचुनाव को एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन 2,20,000 वोटों का अंतर सभी उम्मीदों से ऊपर निकल गया। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर्वजीत, जिस तरीके से सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया गया पूरे भरोसे के साथ, वहीं उन्होंने 2.20 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत भी हासिल कर ली है। जिस तरह से अजित पवार के निधन के बाद उनको वापस फिर से विधानसभा चुनाव किया गया था। उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को दिया गया था। हालांकि उनके अगेंस्ट में 20 से अधिक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे जो है उनके विरोधी पक्ष में थे, लेकिन उनको हराते हुए सुनेत्रा पवार ने 2 लाख से भी अधिक जो वोटों का जो है जीत से अपने जीत हासिल की है। हालांकि वहाँ पर ये भी ट्वीट किया गया है अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार की तरफ से कि पुणे में हाल ही में एक छोटी बच्ची से एक
बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसकी जी। वजह से जश्न नहीं मनाया जाएगा। लेकिन ये कहीं न कहीं अजीत पवार के जो है श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से अजीत पवार के निधन के बाद बारामती पूरी तरह से जो है वहाँ के जो लोग थे, उन्हें उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कौन रहेगा, ऐसी उम्मीद लगाई रह जाती है। लेकिन सुमित्रा पवार के जीत के बाद बारामती से जो लोग वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और अजीत पवार जिस तरह से काम करते थे, वैसे ही सुमित्रा पवार डेप्यूटी सीएम एज ए पद पे और विधायक के पद पे काम करते रहेंगे। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुखिया सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 2.20 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर पूरे देश में नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।